Hello children. Okay, let's start discussing these questions. Your first question is, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? देखो यहाँ पे दो फैक्टर है बड़े इम्पॉर्टेंट, एक है आपका हॉट और एक है ड्राई. हॉट क्या बता रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा है. एंड ड्राई क्या बता रहा है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम? कम है. टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कम है. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि एक डेजर्ट कूलर, तो सबसे पहले आप इमेजिन करेंगे कूलर को. ठीक है. देखो, कूलर एक नॉर्मल फ़ैन की तरह है, पर उसमें एक पीछे एक कैबिनेट होता है ना. इस कैबिनेट, सपोज दिस इज़ द फैन एंड देयर इज़ अ कैबिनेट जिसमें वाटर होता है. यस, यू ऑल हैव सीन कूलर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे आपका एयर है, ये जो बीच का एरिया है इसमें एयर है. ठीक है. टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप ये सब मान सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर वाले जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये जल्दी इवेपोरेट करेंगे. रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. अब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं से एनर्जी लेनी है. और वो एनर्जी लेंगे जो बीच में एयर है ना, जो कैबिनेट में, इससे ये एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे. रिजल्ट क्या होगा? एयर से कोई एनर्जी ले रहा है, सराउंडिंग से किसी ने एनर्जी ली टू इवेपोरेट, तो सराउंडिंग से एनर्जी ली है तो आपका यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा. ये जो आपकी एयर है ये कूल हो जाएगी. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, है ना. ये जो एयर है बीच में ये कूल हो जाएगी क्योंकि उससे किसी ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उसमें से एनर्जी निकाल ली, हीट एनर्जी निकाल ली है, तो वो ठंडी हो जाएगी. अब देखो ये जो फ़ैन है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसके पीछे वाली एयर को ये आगे स्पीड से पुश कर रहा है. यही एक फ़ैन करता है, पीछे से आपकी एयर लेता है और आगे बहुत फोर्सफुली पुश करता है. अब पीछे से अगर कूल एयर आएगी तो आगे कूल एयर जाएगी, है ना, ठंडा ठंडा लगेगा. ठीक है. दूसरा फैक्टर है ड्राई, और आपको पता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके. सेकेंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी. अब अगर ये एयर की बात करें, ये जो बीच में कैबिनेट में एयर थी, अगर ह्यूमिडिटी, अगर वो वेट एयर होती, अगर यहाँ पे वेट एयर होती, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो वाटर पार्टिकल्स है ज़्यादा होते तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होता. लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है. क्या है? ये मैं अंदर की एयर बना रही हूँ, ये आपका फ़ैन है. ओके. इसके अंदर जो वाटर है, जो एयर, इसके अंदर जो एयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम है क्योंकि ड्राई डे है, ह्यूमिडिटी बहुत लो है. और आपको पता है जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी लो होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. ठीक है. ये एक फैक्टर आपको पता है. अब देखो, लो ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर के एयर में आना चाहेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे तो एयर से ज़्यादा एनर्जी लेके आएंगे तो ये जो एयर है ये आपकी कूल हो जाएगी क्योंकि इसी से ही ये वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी ले रहे हैं और ये फ़ैन आपको कूल एयर देगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. सो दैट्स वाई आप ये दो फैक्टर लगाएंगे. हॉट डे है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा एंड वी ऑल नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. ओके. इट द वाटर इनसाइड द cooler takes the energy from the air inside the cabinet and hence cool it. Dry है so lower the humidity, higher is the rate of evaporation. Okay, आप ये दोनों कंपेयर करके ये आंसर दे सकते हैं easily. Okay, now let's move to question number 2. How does the water kept in an earthen pot, जिसको हम मटका कहते हैं, become cool during summer? देखो बड़ा स्ट्रेंज है कि जो आपके अर्दन पॉट होते हैं इसमें जो वाटर रखा होता है ना वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है. तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि उसमें क्या होता है. ओके. सो लेट्स सी. नाउ सी, दिस इज़ योर अर्दन पॉट. ठीक है. अब अर्दन पॉट है, ये आपका जो मटका है, आप सबको ये पता होगा अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं. अब देखो ये पोर्स होते हैं और अंदर इसके क्या है? वाटर है, अंदर पानी है. तो ये जो वाटर है ये इसमें से ऊज आउट करता है. ठीक है.
ये जो वाटर है ये बाहर जाता है पोर्स से, ठीक है। ये इसके जैसे सरफेस पे आता है तो इसको अब इवेपोरेशन होने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। जैसे ये मटके के अर्दन पॉट के सरफेस पे आता है तो इसे इवेपोरेशन के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अब इसके पास दो वेज है एनर्जी लेने के, या तो वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले या इस वाटर से एनर्जी ले, तो ये दोनों जगह से एनर्जी लेता है। तो यहाँ से जब ये वाटर से एनर्जी लेता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था जो कि पोर्स से बाहर तक गया है, ये इस वाटर से एनर्जी लेता है, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाता है। अब देखो वाटर से किसी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर अंदर के वाटर से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका जो टेम्परेचर है वाटर का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आपका वाटर कूल हो जाएगा, है ना। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, वो कूल हो गया। फिर से सुने क्या होता है, देखो ये आपका पॉट का एक सरफेस है, ठीक है। हम सबको पता है इसके अंदर क्या है, होल्स होते हैं, है ना, इसके अंदर होल्स होते हैं। अब जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, तो जैसे ही वाटर ये होल से बाहर जाता है तो इसके पास चांस आ जाती है। अब ये सरफेस पे आ गया ना, मटके के सरफेस पे आ गया है, अर्दन पॉट के सरफेस पे है, इसके पास चांस है इवेपोरेट होने के लिए। अब ये इवेपोरेट होगा तो ये अंदर वाटर से एनर्जी लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये जो अंदर वाटर था इससे अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कूल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई द वाटर इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? अब देखो ये जो है ना एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, आप सबको पता होना चाहिए ये तीनों किस टाइप के लिक्विड है। ये तीनों हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, ये तीनों वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल वो लिक्विड होते हैं जो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही वो वेपर्स बना लेते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। आप पेट्रोल कहीं डाल देंगे थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, कहीं पे अगर आपका एसीटोन गिर गया तो वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये पूछ रहे हैं ये आपका पाम है, इसके ऊपर आपने इनमें से कोई भी चीज़ डाली है तो आपके हाथ को कोल्ड सेंसेशन क्यों हुआ, ठीक है, आपके हाथ पे कोल्ड फीलिंग क्यों आई, ठीक है। तो आप सबको पता है ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन लिक्विड के, इनको होना है इवेपोरेट होने के लिए इनको चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी वो आपकी पाम से एब्जॉर्ब करेंगे। अब आपकी पाम से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपकी पाम को कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, और ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो आप आराम से लिख सकते हैं, व्हेन यू पुट दिस सॉर्ट ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ऑन योर पाम, it absorbs energy from your palm and evaporate. As it takes energy from your palm, it gives a cooling sensation. Okay, I hope this is clear. Now fourth question, why are we able to sip hot tea? अब देखिए क्वेश्चन, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer? है ना, जो saucer होते हैं उससे हम लोग फास्टर मिल्क या टी सिप कर सकते हैं रेदर देन कप, ठीक है। तो देखो हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों को। देखो ये आपका सपोज कप है, ओके, और ये आपका सॉसर है। अब इसमें भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे आंसर देना, इसमें एक लिक्विड है और इसमें एक लिक्विड है। ये बोल रहे हैं इससे सिप करना, हॉट लिक्विड को इससे सिप करना मुश्किल है, ठीक है, जबकि ये आप बहुत जल्दी सिप कर लेंगे। आप इन दोनों डायग्राम को देखो, कोई कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कुछ डिफरेंस आते हुए। अब देखो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस एरिया छोटा है, सॉसर का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। सरफेस एरिया इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, और आप सबको पता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफ़ेक्ट। तो आपका जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगी, तो ये जल्दी कूल हो जाएगा और आप जल्दी सिप कर सकते हैं। वेरएज कप का सरफेस एरिया छोटा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, कूलिंग इफ़ेक्ट कम है, तो ये बहुत देर में ठंडा होगा एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिप इट फास्टर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, ईजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी या व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर? आई होप आप सबको आंसर पता है, ठीक है। अभी आप लोग आजकल वो क्लोथ्स यूज़ भी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं? कॉटन। एंड वाई कॉटन? बिकॉज इट्स अ ग्रेट एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, ठीक है। तो ये स्वेट एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको एक्सपोज करती है इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट में एक्सपोज करती है तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखो ये सब ना हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं, बट हमें कभी नहीं पता था कि रेट ऑफ इवेपरेशन, जो इवेपरेशन प्रोसेस है, वो इतना इफेक्टिव है, मतलब वो इतना हमारे आसपास हमें घेरे हुए है ना। सो ठीक है, आप कॉटन का हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। इट्स अ ग्रेट एब्जॉर्बर। ये एब्जॉर्ब करके आपके स्वेट को एक्सपोज करती है इन्वायरमेंट में, ताकि रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा हो जाए और आपको कूलिंग इफेक्ट होता है। सो दैट्स वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ओके, now let's move to the last topic of this chapter, and that is our fourth and fifth states of matter. Okay, yes, देखो 3 states हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरह आता है। अब हम देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट को। Now scientists are talking of 5 states of matter: solid, liquid, gas. I hope आप इन तीनों में कॉन्फिडेंट है, solid, liquid, gas. नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो आपका फोर्थ प्लाज्मा स्टेट है और फिफ्थ स्टेट कौन सा है? आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्लाज्मा स्टेट क्या है, ठीक है। ओके, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ये ऐसे पार्टिकल्स का बना होता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी किसी की भी ज़्यादा होता है तो वो एक्साइटेड भी ज़्यादा ही होते हैं, है ना। एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम सो नहीं जाते हैं, हम कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्साइट हो जाते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आयनाइज्ड बहुत अच्छी तरह आएगा। अभी मैं बता देती हूँ, जिस भी स्पीशीज़ के ऊपर चार्ज होता है उसको आयनाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। आयंस बना लेते हैं चार्ज, ठीक है। देखो जैसे एक गैस है, सपोज आपके पास हीलियम गैस है। आपने हीलियम गैस का नाम सुना होगा। हीलियम गैस में से इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि थर्ड चैप्टर में हम इसको डील करेंगे। +2 चार्ज हो तो ये गैस का पार्टिकल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पर चार्ज है, तो ये है आपकी आयनाइज्ड हीलियम गैस, ठीक है। तो ये जो स्टेट होता है इसमें आपकी आयनाइज्ड गैसेस होती है। अब देखो, द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स क्या होती है? देखो ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो वो ग्लो करती हैं और डिफरेंट कलर से ग्लो करती हैं। ऐसी ट्यूब्स को हम फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। और जो ये नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, ठीक है, ये आप जो भी आपने देखा ये मार्केट में जो शॉप्स होती है उनके ऊपर ये रेड कलर की जो लिखा होता है लाइट से, ठीक है, ऐसे ट्यूब होती है ना। सपोज़ अगर आरपीएस है तो अगर आरपीएस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ये ट्यूब्स होती है और ये एक पर्टिकुलर कलर की होती है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है, ठीक है। और नियॉन साइन ग्लासेस कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज़ नियॉन गैस। तो आपकी एक गैस होती है नियॉन, वो उस बल्ब में होती है। एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज़ हीलियम गैस। और जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है और सम अदर गैस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, द गैस गेट्स आयनाइज्ड। आप जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास करते हैं तो ये आयनाइज्ड इस फॉर्म में बन जाती है। दैट इज़ गेट चार्ज्ड। देखो इसके ऊपर आप +2 चार्ज देख रहे हो, तो ऐसे चार्ज हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। कब चार्ज हो जाती है? जब इलेक्ट्रिक एनर्जी इससे फ्लो होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड। अब देखो ये जो चार्ज हुई ना, इसकी वजह से ये पूरी ग्लो करने लग जाती है, ठीक है। प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इसकी वजह से ये जो चार्ज हुई, इस पे चार्ज आया, इसकी वजह से ये ग्लो करने लग जाती है, ठीक है।
द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब देखो, आप अलग गैस लोगे, आप नियॉन लोगे तो आपको एक अलग कलर मिलेगा, आप हीलियम लोगे तो कुछ और कलर मिलेगा, आप कोई और गैस लोगे, आर्गन लोगे तो आपको कुछ और कलर मिलेगा, ठीक है। आप गैस चेंज करोगे, कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका और एग्जांपल, प्लाज्मा स्टेट आपको कहाँ मिलता है? द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो ये जो सन है, ये जो सन को हम ग्लोइंग वे में देख सकते हैं या स्टार्स को देख सकते हैं, ये किसकी वजह से ग्लो कर रहे हैं? ये प्लाज्मा स्टेट की वजह से ग्लो कर रहे हैं। इनके पास प्लाज्मा स्टेट है जिसकी वजह से ग्लो कर रहे हैं। द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखो जो स्टार है, एंड यू ऑल नो सन इज़ अ स्टार, अब स्टार में कोई इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर नहीं रहा, तो वहाँ पे ये जो ग्लो कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? ये आपके हाई टेम्परेचर, वेरी 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 हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लो कर रहे हैं। ओके, so this is your fourth state, that is plasma state. Now come to fifth state. Fifth state आपका है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में एक इंडियन फिजिसिस्ट था सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी फिफ्थ स्टेट के बारे में। अब इन कैलकुलेशन को यूज़ करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसका नाम रखा ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ठीक है। 2001 में ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों को आप नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में, क्योंकि इन लोगों ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बना लिया था, ठीक है। इसको इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, ये सारे साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। द BEC इज़ फॉर्म्ड बाय, अब ये कैसे बन रहा है? कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक ऐसी गैस ली जिसकी डेंसिटी बहुत कम है और फिर उसको कूल किया। अब देखो जो डेंसिटी है, आप सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज़ डेंसिटी, ठीक है। बहुत लो डेंसिटी करने के लिए आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी और मास बहुत कम, ऐसी गैस लेनी पड़ेगी। और देखो कितनी लो डेंसिटी थी, 100,000, ठीक है, 100,000, ठीक है। हमारा जो 1 लाख होता है वो 100,000 होता है, ठीक है। इतनी लो डेंसिटी इन्होंने ली नॉर्मल एयर से। तो अगर नॉर्मल एयर की 1 है तो 1 बाय ये जो डेंसिटी है इन्होंने ये अचीव किया, ठीक है। इतनी लो डेंसिटी इन्होंने अचीव की टू सुपर लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इसका बहुत कम रखा, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो यू कैन लॉग ऑन टू www.chem4kids.com to get more information on these fourth and fifth states of matter, ठीक है। आपने जितना इतना देखा है ये सफिशेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप इस पे जाके देख सकते हैं। ओके, विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो।